हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आप लोग के बीच आए हैं। कुछ विषम परिस्थिति था। इस सभी विषम परिस्थितियों को पार करते हुए थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। इन सभी विषम परिस्थितियों को पार करते हुए हम लोग आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुए हैं और इन परिस्थितियों से कुछ सीख लेकर हम लोग आज कुछ बेहतर करने के लिए आए। पहले से बेहतर तो हम रोज करते हैं, आज उससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री का पार्ट 1 का पार्ट 1 लेकर आए, जिसमें हम लोग पदार्थों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। पदार्थों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये पदार्थ क्या है। उसके बाद पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, फिर उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, इनका पहचान। ये चुनौती रहेगा कि हर एक पॉइंट का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा और वो सब चीज आपको समझ में आएगा। 1 बाय 1 हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, पहला बात ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री को सीखिए, साथ में उसको अनुभव भी कीजिए। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि केमिस्ट्री भी खुआ दिया जाता है, बता दिया जाता है और वो उसको याद कर लेते हैं, पर इस तरीके से हम लोग को पढ़ाई नहीं करना है। हम लोग को केमिस्ट्री को पढ़ना भी है और उसको अनुभव भी करना है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं द्रव्य। इंग्लिश में इसको मेटल भी बोला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पदार्थ, जिसको द्रव्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इंग्लिश में इसको मेटल कहते हैं, METTER, मेटल। ठीक है, ये पदार्थ क्या है? हमने यहाँ सब चीज पहले से लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपना कंसेप्ट नोट कर सकते हैं। चलिए समझिएगा। वैसी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, जो स्थान के तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सपोर्ट कीजिए हमने मार्कर लिया हुआ। ठीक है, इस मार्कर का कुछ अपना आकार है, ये कुछ जगह भी दे रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रुकावट उत्पन्न कर रहा है। जैसे सपोर्ट कीजिए कि अगर कोई चींटी इस रास्ते से चलते हुए आ रही है और उस चींटी के बीच सामने इस मार्कर को रख दीजिए, तो चींटी के लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ है। सोचिए उसको कितना दिक्कत होगा चलने में। तो थोड़ा बहुत रुकावट उत्पन्न किया, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी चीजें पाई जाती हैं उनमें कुछ न कुछ भार होता है, कुछ आयतन होता है, कुछ रुकावटें भी उत्पन्न करती हैं, कुछ स्थानें भी गिरती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, फिर से वैसी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, जो स्थान के थे तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे भी ये ब्लैक बोर्ड है, कोई ये कुछ जगह घेरा हुआ है, इस ब्लैक बोर्ड का कुछ भार भी है, वजन है, जिसको हम द्रव्यमान बोल रहे हैं। द्रव्यमान क्या है? किसी भी वस्तु में नहीं, कुल कणों की मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बोलते हैं। अब सोचिए आप दौड़ते हुए आ रहे हैं तेजी से, आपके समक्ष हम इस बोर्ड को रख दें तो क्या आप दौड़ पाइएगा? आप जरूर गिर जाइएगा। तो मतलब कि ये कुछ रुकावट उत्पन्न किया। ठीक है, पदार्थ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्रव, इसका एक और नाम है द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। वैसी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, जो स्थान के तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। ओके, अब हम चलते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है।
कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। पहला भौतिक वर्गीकरण जिसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये भौतिक वर्गीकरण जो है, ये भौतिक वर्गीकरण पदार्थ के अणुओं के आधार पर किया जाता है। थोड़ा सा हम देखते हैं, वीडियो क्वालिटी साफ रखेंगे। ये जो वर्गीकरण किया जाता है ये पदार्थ के अणुओं के आधार पर किया जाता है, पदार्थ के अणुओं के आधार पर किया जाता है। अब ये भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ब्लैक कलर वाला हमारे को थोड़ा सा ले लीजिए। हाँ चलिए, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ये द्रव है, द्रव्य नहीं। द्रव और द्रव्य में अंतर है। अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं कि द्रव को द्रव्य बोल देते हैं और द्रव्य को द्रव बोल देते हैं, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। आइए हम समझते हैं ठोस। ठोस का थोड़ा सा एक हम यहाँ पर डायग्राम लेते हैं आपके लिए। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में आपने इस बात को अध्ययन कर लिया था। अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर ये पदार्थ बनता है, ठीक है। दो पदार्थों के बीच लगने वाला बल, सॉरी, दो अणुओं के बीच लगने वाला बल, यानी ये कोई पदार्थ की जो संरचना है, आंतरिक संरचना है जो अणुओं से मिलकर बना है, इन दो अणुओं के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं? अंतरा अणु आकर्षण बल, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो ये जो दो कणों के बीच जो लगने वाला बल है, ये सभी कण एक दूसरे पर आरोपित, ये बल, ये कण इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, ऐसे सभी कण एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। यानी पदार्थ के दो कणों के बीच लगने वाले बल को अंतरा अणु आकर्षण बल कहते हैं। क्लास 9 का पॉइंट था, हम उसको भी रिपीट कर दिए। चलिए, अब ये दो कणों के बीच कुछ खाली जगह भी आपको दिखाई दे रहा है। दो कणों के बीच कुछ खाली स्थान भी दिखाई दे रहा है। तो पदार्थ के दो कणों के बीच के खाली स्थान को, रिक्त स्थान को अंतरा अणु स्थान कहते हैं, ठीक है। फिर से आते हैं यहां से। पदार्थ वैसी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, जो स्थान के लिए तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। मतलब ये बोर्ड का एग्जांपल मैंने दिया था। दौड़ के कुछ जगह घेरा हुआ है, कुछ स्थान भी, इसका कुछ भार भी है और ये रुकावट भी उत्पन्न करेगा। सोचिए सामने इस बोर्ड के उस तरफ प्लेट में आपका कोई पसंदीदा भोजन रखा हुआ है, स्वादिष्ट भोजन, जो इसको देख आपका होता ना, हर किसी का पसंदीदा चीज होता है, भाई हमको ये खाना अच्छा लगता है, वो रखा हुआ है। आप इधर से हाथ बढ़ाएं आगे, हाथ जाएगा, जा रहा है? नहीं जा रहा। मतलब ये कुछ बाधा रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण पदार्थ के अणुओं के आधार पर किया गया है। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस हमने यहां पर बताया कि लाइट थोड़ा सा चला गया, फिर भी वीडियो क्वालिटी साफ है। चलिए, ठोस में दो कणों के बीच जो लगने वाला बल है, अंतराणु का आकर्षण बल है, ठीक है। अंतराणु आकर्षण बल है और उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरा अणु का स्थान हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब आइए, ये आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने ये मार्कर लिया, हमने इस मार्कर का वजन 1 किलोग्राम है। भारत में, इंडिया में इसका वजन 1 किलोग्राम है। आप इसको पाकिस्तान लेकर जाइए,
वहां भी इसका वजन 1 किलोग्राम रहेगा। चाइना लेकर जाइए, वहां भी 1 किलोग्राम रहेगा। अमेरिका लेकर जाइए, वहां भी 1 किलोग्राम रहेगा। मतलब कि आप इसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ले जाइए, इसका द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, द्रव इसका भी आयतन निश्चित होता है। आप 1 लीटर वाला बोतल का पानी खरीदते हैं, कहीं जाते हैं तो 1 लीटर वाला बोतल का पानी खरीदते हैं और उस पानी को आप सपोज कीजिए कि आपने बिहार में खरीदा, ठीक है, कहाँ खरीदे ये उससे कोई मतलब नहीं, मान लीजिए हमने बिहार में खरीदा, ठीक है, आप उस बोतल के पानी को ग्लास में डाल दिए, क्या वो 2 लीटर हो जाता है? नहीं होता है, हमेशा 1 का 1 ही लीटर होता है। आप उस ग्लास 1 ही लीटर जो पानी बोतल से आपने ग्लास में डाला है, उस पानी को आपने दूसरे बर्तन में डाल दिया, सपोज कीजिए पतीले में डाल दिया, क्या वो 5 लीटर हो जाता है? नहीं होता है, हमेशा 1 ही लीटर होता है। तो इसका भी आयतन निश्चित होता है। ये गैस का आयतन अनिश्चित होता है। सपोज कीजिए आपने गुब्बारे में हवा भरा और उस हवा को छोड़ दिए, वो तो पूरे चारों तरफ फैल गया, तो इसलिए उसका आयतन अनिश्चित होता है। आकार, ठोस का आकार निश्चित होता है। ये मार्कर है, इसका एक आकार निश्चित है। आप इसको काट भी देते हैं फिर भी इसका आकार निश्चित है, एक नियत आकार है। ये मार्कर है, सपोज कीजिए 2 मार्कर अलग अलग है, ठीक है, इसका भी कुछ आकार है, इसका भी आकार है। हमने इन दोनों मार्करों को जोड़ दिया, फिर भी इसका आकार एक निश्चित है, ठीक है, यानी ठोस का आकार निश्चित होता है। अब बात करते हैं द्रव में, ठीक है, द्रव का हम बात करते हैं, इसका आकार अनिश्चित होता है। हमने बताया कि बोतल वाला पानी, आप बोतल में पानी लिए और उसको पतीले में डाल दीजिए, तो वो उस पतीले के आकृति को ले लेता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि आप किसी भी द्रव को जिस आकृति में ढालना चाहेंगे उस आकृति में वो ढल जाएगा। आप पानी को ऐसे समतल जमीन पर छोड़ दीजिए तो समतल ढलाव की तरफ बढ़ते चला जाता है, तो उसका भी आकृति है। हर एक जिस आकृति में ढालिएगा उस आकृति में अपना आकार देते चला जाता है। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। हाँ, गैस का आकार अनिश्चित होता है। अब आप इसको गुब्बारे में हवा भरिए तो उसकी आकृति को ले लिया, फिर आप गुब्बारे से हवा को निकालिए तो वहां पर उसका आकार निश्चित हो गया। चलिए, तो यहां तक हमको मिल गया, आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। फिर से पदार्थ को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया, पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस द्रव गैस, जिसको हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। चलिए, अब आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। तो रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ कहने का मतलब हुआ एक ही प्रकार के अभिकर्मक। ध्यान से समझिएगा, शुद्ध पदार्थ कहने का तात्पर्य हुआ एक ही प्रकार के अभिकर्मक। अभिकर्मक का मतलब हुआ सब्सटेंस, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्सटेंस। एक ही प्रकार के अभिकर्मक। तो शुद्ध पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। ठीक है, चलिए, तो तत्व क्या है? तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। जैसे में आप कह सकते हैं C2O2 H2 इत्यादि। अब समझिए, आप तो कहिएगा सर C2 हो गया, हमारे कहने का मतलब हुआ कि ये कोई डब्बा है, ठीक है। हम जैसे O2 के चेंबर को लेते हैं, सपोज कीजिए हमने O2 के चेंबर को लिया, तो इस O2 के चेंबर में सिर्फ O2 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 ही रहेंगे, ठीक है। यानी इसके एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से मिला है, और वो परमाणु क्या है? ऑक्सीजन। अब जैसे में हमने C2 को कहा, C2 का चेंबर लीजिएगा तो उसमें सिर्फ C2 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 ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा था यौगिक, जिस मतलब विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, मतलब इसमें
अलग अलग परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बना होगा, परंतु उनका अनुपात एक निश्चित होगा, परंतु उनका अनुपात एक निश्चित होगा। जैसे में सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर H2O लिया, ठीक है, चलिए हम H2O के चेंबर को क्रिएट करते हैं। H2O के चेंबर को क्रिएट कीजिएगा तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन का चेंबर क्रिएट होगा। इस प्रकार का चेंबर क्रिएट होगा, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन का चेंबर क्रिएट होगा। और आप देख सकते हैं एक निश्चित अनुपात में ये होंगे। आप पृथ्वी पर जाइएगा, भारत में है, अमेरिका में जाइए, भूटान में जाइए, चीन में जाइए, अभी चीन में मत जाइएगा, ना चीन में जाइएगा ना पाकिस्तान में, ऑन सेफ है, तो ये सेफ नहीं है अभी जाना। तो हमारे कहने का तात्पर्य हुआ कि आप किसी भी कोने में जाइए, आप जल कहिएगा तो उसका रासायनिक सूत्र H2O ही होगा। ये नहीं कि यहाँ भारत में H2O है तो अमेरिका में दूसरा मिलेगा, पाकिस्तान, चाइना, ब्राजील, दूसरे देशों में जाइए तो दूसरा मिलेगा। ये आपकी गलत फहमी है। एक ही प्रकार के परमाणु से जो मिलकर बना होगा वो क्या होगा, तत्व जैसे में C2O2 H2 इत्यादि। O2 का चेंबर जैसे लीजिएगा तो उसमें सिर्फ O2 ही मिलेंगे, ठीक है। C2 लीजिएगा तो उसमें सिर्फ C2 ही मिलेंगे। अब आते हैं हम विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, जैसे में हमने H2O बताया। यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। विश्व के किसी भी कोने में जाइएगा तो आपको जल का रासायनिक सूत्र H2O ही मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक निश्चित अनुपात में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, ठीक है। आप किसी भी विश्व के किसी भी कोने में जाइए तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल तैयार होता है। मतलब कि अगर जल का आपको एक निश्चित अनुपात दिए 2 अनुपात 1, तो अब लेकिन आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परमाणु, अब ये मत समझिए, अब ये आपकी गलतफहमी है। ये अब आप कहिएगा, एक मन में डाउट हुआ कि सर शुद्ध पदार्थ आपने लिखा है एक ही प्रकार के विकर्मक, लेकिन ये तो अलग अलग हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये नहीं, ये सब्सटेंस। अभिकर्मक का मतलब है सब्सटेंस, मतलब यहाँ पर ये H2O ही अपने में एक सब्सटेंस है, ये H2O ही अपने में एक प्रकार का सब्सटेंस है। इसलिए अगर हम H2O के चेंबर को क्रिएट करते हैं तो उसमें सिर्फ H2O सिर्फ H2O ही मिलेंगे, ठीक है। तो जब चेंबर क्रिएट कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको H2O ही मिलेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर। हमने बोला शुद्ध पदार्थ मतलब एक ही प्रकार के विकर्मक, इसको 2 वर्गों में बांटा गया। तत्व यौगिक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे C2O2 H2, ठीक है। हमने ये समझा दिया आपको कि O2 का चेंबर लीजिए तो सिर्फ O2 ही मिलेगा, H2 का चेंबर लीजिए तो सिर्फ H2 मिलेगा। यौगिक में विभिन्न प्रकार के परमाणु, तो आपको डाउट ही हो गया कि शुद्ध पदार्थ में तो एक ही प्रकार के विकर्मक, जैसे में H2 लिया, ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं और चूंकि H2 अपने आप में ही एक अभिकर्मक है। अब आते हैं हम इसके दूसरे वर्गीकरण में, मिश्रण में। मिश्रण, अच्छा आप कभी एक चीज देखे होंगे, क्या देखे हैं, सब कोई देखा होगा, हम आप हर कोई देखा होगा। हम लोग ये देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए कि आप एक गिलास पानी लीजिए, थोड़ा सा उसमें चीनी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, तो उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपने आपस में मिलाया। हमने कहा कि ये 1 गिलास पानी लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये 1 गिलास पानी है, इसमें आपने चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, पानी ऑलरेडी है ही इसमें, तो ये 3 चीजों को मिलाए तो आपका मिश्रण बना। मतलब मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण तैयार होता है। अब मिश्रण 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण, ठीक है। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का तात्पर्य हुआ कि सभी अवयव का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होता है तथा समान रूप से अवयव उपस्थित रहते हैं। फिर से, समांगी मिश्रण सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होता है, ठीक है, तथा समान रूप से अवयव उपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सपोज कीजिए
हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा बाबू, फोकस यहाँ पर, नॉट ब्रेकिंग टू बार, थोड़ा सा मजाक है। चलिए यहाँ पर हम आ गए। ये सपोज कीजिए एक शादी विवाह में आप गए हैं और उस शादी में जाने के क्रम में आप एक बहुत बड़ा पतीला लिए हैं और उस पतीले में शरबत घोला गया है। क्या घोला गया है? शरबत। नाम सुने होंगे आप लोग। इस शरबत में चीनी, पानी, नींबू, ये तीन ही चीजें होते हैं। नींबू, ठीक है। ये जब शरबत तैयार हो जाएगा तो आप इस पतीले के ऊपर वाले भाग से निकालिए तो, बीच वाले भाग से निकालिए तो, चाहे नीचे वाले भाग से निकालिए तो, चीनी, पानी, नींबू तीनों अवयव सम्मिलित रूप से मिश्रित रहेंगे और उनका एक ही स्वाद होगा, वो सभी जगह समान होगा। तो मतलब क्या होगा? कहते समांगी मिश्रण, सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होता है तथा समान रूप से अवयव उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे शरबत वाला हमने लिया, वो एक समान पूरे जल में फैले हुए हैं, सभी में मिले हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम विसमांगी मिश्रण। अवयव समान रूप से मिश्रण में उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब जैसे में हम लेते हैं, सपोज कीजिए हम लेते हैं मिट्टी। क्या लिया हमने? मिट्टी प्लस पानी। मिट्टी और पानी को जब आप मिलाइएगा तो जो मिश्रण तैयार होगा, क्या वो सभी में सम्मिलित रूप से मिले रहेंगे? नहीं मिले रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का केमिस्ट्री का क्लास 11th के लिए रहा। ये पार्ट 1 है जिसमें पदार्थों का वर्गीकरण हमने पूर्णतः समाप्त कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।